संविधान के 131वें अमेंडमेंट के विफल होने से न केवल महिला रिजर्वेशन बिल बल्कि जो सीटें लोकसभा की बढ़नी थी उस पर भी रोक लगी है, जो कि सही मायनों में लोकसभा के साथ जो लोकसभा का संवैधानिक पर्पज है उसके साथ एक अन्याय हुआ है। हालांकि 2021 की जनगणना न आने के कारण, लेटेस्ट आंकड़े ना होने के कारण अभी जनगणना चल रही, इसलिए 2011 की जनगणना को इसका आधार बनाया गया है। पर नंदलेस चाहे 2011 की जनगणना में कमियां हो, 10 साल का गैप हो, परंतु 1971 से लेकर के आज तक हमारी जो लोकसभा की सीटें हैं वो फ्रीज की गई हैं। और ये कारण दिया गया उसके पीछे कि साउथ इंडिया के जो स्टेट थे उन्होंने बेटर पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी अपनाई, अपना बर्थ रेट कम किया, जबकि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा बच्चे पैदा हुए तो आज उनकी आबादी बढ़ गई। तो इसकी वजह से साउथ के स्टेट्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले में, उन्हें क्यों दंडित किया जाए। ये लॉजिक 1971 में दिया गया। इसके पीछे कई और लॉजिक भी थे, पर एक जो प्लॉजिबल लॉजिक वो ये दिया गया। तो आज देखें, 71 से 81, 91, 2001 30, 2011 40, 2021 50, बल्कि 56-57 साल हो गए और नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, विशेषकर यूपी, बिहार और जहां आबादी बढ़ी है, उसके बावजूद वो कई गुना लोग एक एमएलए को या एक एमपी को चुनते हैं, जबकि साउथ में कई गुना कम लोग एक एमपी को चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उत्तर की आबादी के साथ दक्षिण का होने वाला भेदभाव है। 50 साल तक उनकी आबादी कम होने के कारण उत्तर भारत ने इसको स्वीकार किया। पर 50 साल बहुत समय होता है। क्या आप लोगों के बराबर होने के हकूक को छीन सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, ये एक बहुत बड़ी मिथ उस समय गवर्नमेंट ने दी कि जी साउथ इंडिया की आबादी घट रही है और नॉर्थ इंडिया की आबादी बढ़ी है। इसका विश्लेषण आपको वर्तमान में हर यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। अगर 1881 से लेकर के 2011 तक की जनगणना को आप देखेंगे तो आप पाएंगे साउथ इंडिया की पॉपुलेशन की परसेंटेज कमोवेश भारत के और हिस्सों से, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ इंडिया की तुलना में कमोवेश स्टेबल ही रही है। उसमें बहुत ज़्यादा गिराव नहीं आया, बल्कि 1981 को बेस बना करके आज हम देखें तो नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन ही गिरी है। हालांकि पॉपुलेशन पहले से ज़्यादा होने के कारण परसेंटेज में हमारी पॉपुलेशन नॉर्थ की आज भी ज़्यादा है, पर साउथ की पॉपुलेशन भी उस प्रपोर्शन में उतनी नहीं गिरी थी। तो ये कहना कि उन्होंने बर्थ रेट कम कर दिया और नॉर्थ ने नहीं किया, किस आधार पर है? ये इसके उस जनसंख्या की वृद्धि दर के हिसाब से प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए। एक बहुत बड़ा मिथक हमें बेचा गया। हालांकि इसके बावजूद हमें यह मानना पड़ेगा कि गाडगिल मुखर्जी फार्मूला, प्लानिंग कमीशन के तहत जो भी फार्मूले थे स्टेट्स के बीच में पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन के, उन्होंने सच में ही पॉपुलेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। इसकी वजह से उत्तर के जो यूपी, बिहार और इवन वेस्ट के बंगाल या ईस्ट के जो पुअर स्टेट्स हैं, इनकी आबादी ज़्यादा है, उनको सेंटर से ज़्यादा रिसोर्सेज मिला है। साउथ के और वेस्ट के जो रिच स्टेट्स हैं उन्हें कम रिसोर्सेज मिले, ये भी एक सच है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। पर एक सच और है, नेहरू जी ने जो फ्राइट इक्वलाइजेशन की पॉलिसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे दी थी, उसका परिणाम ये निकला, इंडस्ट्री बिहार से बर्बाद हो गई और चली गई समुद्र के किनारे गुजरात में, मुंबई में या बंगाल के किनारे में। हालांकि बंगाल में वामपंथियों ने उस इंडस्ट्री को भगा दिया वहाँ से, परंतु जिन
हार्टलैंड के इलाकों में जहाँ कच्चा माल था वहाँ उद्योग खड़े नहीं हुए, क्योंकि रेल में आपने किराया सस्ता किया, वो सारी इंडस्ट्री पोर्ट के पास स्टैब्लिश हो गई। वेस्टर्न इंडिया ज़्यादा रिच हो गया एज कम्पेयर टू जो सेंटर का जो पिछड़ा हुआ इलाका भारत का है। इसके लिए ये नीति भी जिम्मेदार थी। और मोर ओवर लोकसभा संवैधानिक रूप से बनी है लोगों को आबादी, इक्वल आबादी के हिसाब से चुन करके अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए। तो ऐसे में उनसे उनका ये हकूक कैसे छीना जाए? क्या एक बिहारी की कीमत एक तमिलियन से कम है? क्या एक बिहारी की कीमत एक हिमाचली से कम है? क्या एक यूपी के इंसान की कीमत कर्नाटका के एक इंसान के बराबर नहीं है? क्या हम सब भारत के लोग भारत को एक प्रभुसत्ता और हर एक व्यक्ति की इज्जत और सम्मान को इंश्योर करने का वादा नहीं किया हमने? और एक और बात, जो अपोजिशन इसका विरोध कर रही है और जिन्होंने ये बिल गिरा भी दिया है, बेसिकली वो अपने न्याय के हित में एक बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं सामान्य मानवीय के साथ। यदि सच में ही साउथ के स्टेट को, नॉर्थ में हिमाचल और उत्तराखंड या नॉर्थ ईस्ट में जो छोटे स्टेट्स हैं उनको अपने हकूक़ के लिए लड़ना है, तो हमारी लड़ाई लोकसभा की सीटें बराबर करने या लोकसभा की सीटों को बैलेंस करने की नहीं होनी चाहिए। हमारी लड़ाई राज्यसभा की सीटों को बराबर करने की होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा हमारा फेडरल हाउस है, हमारा संघात्मक हाउस है, जहाँ पर हर एक राज्य बराबर होना चाहिए। वहाँ ये नहीं चलना चाहिए कि यूपी के 39 और हिमाचल के 3। भाई हम भी राज्य हैं, छोटे ही सही हम भी राज्य हैं, वो बड़े सही वो भी राज्य हैं। इसीलिए अमेरिका के तर्ज पर या जहाँ भी सही फेडरलिज्म है, अपर हाउस में केवल 2 या 5 जो भी इक्वल मेंबर हर स्टेट से आने चाहिए, ताकि वो अपने राज्य के हितों का रक्षा कर सके। और हो सके तो उनका चुनाव डायरेक्ट हो, ताकि वो चुनाव किसी पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्टेट के हितों की रक्षा के लिए लड़े, फेडरलिज्म के लिए लड़े। और ये भी समय आ चुका है कि आज राज्यसभा की शक्तियों को बढ़ाने की ज़रूरत है, विशेषकर इसकी फाइनेंशियल पावर्स को, और विशेषकर जो फाइनेंस कमीशन बनता है जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का बंटवारा करता है, उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, उसके बजाय उसको राज्यसभा तय करे। हो सके तो राज्यसभा में जो ये साहित्य, कला और इसके नाम पे जो 12 लोग पार्क किए होते हैं उनको हटा करके वहाँ पर पंचायतों के, पूरे भारत में जो लोकल गवर्नमेंट है थर्ड टियर की, वहाँ के कुछ प्रतिनिधि उसमें हों, ताकि वो भी अपने हकूक़ की लड़ाई वहाँ जाके लड़ सके। सही मायनों में जेन्युइन 3 स्तर पे फेडरलिज्म स्थापित हो, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। धन्यवाद।